विजन 2024 चुनाव का वक्त करीब है और चुनाव के मोड में सारी पार्टियां आ चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तीखे बयान सामने आ रहे हैं। सब एक दूसरे पर बुरी तरह से बरस रहे हैं। अपनी सरकारों के बनने का दावा कर रहे हैं, किसी दूसरी सरकार के जाने की बात कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सहयोगी मुमताज से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और उनके साथ गार्गी कक्कड़ जी, बीजेपी की जिलाध्यक्ष, योगिता धीर जी, बीजेपी लीडर, और पूनम भटनागर जी, ट्रेजरर हैं वीमेन फाउंडेशन गुरुग्राम की। बहुत बहुत आपका स्वागत है खबर अभी तक के मंच पर। और महिलाओं से जुड़े इशू, देश की राजनीति से जुड़े इशू, गुड़गांव से जुड़े इशू, उन पर आप लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मुमताज। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी आपका। तो मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आज की इस शाम में, और मैं समझती हूँ कि अब ये जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है जबकि महिला आरक्षण बिल मंजर आम पर आया है, आम लोगों के बीच आया है, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और इस बिल ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। मैं स्वागत करती हूँ मोहतरमा गार्गी कक्कड़ साहिबा का, जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी गुड़गांव से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम भटनागर जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। पूनम जी ट्रेजरर हैं वीमेन फ्रंट बीजेपी गुड़गांव की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करती हूँ योगिता धीर जी का भी, आप बीजेपी की बेहद शानदार लीडर हैं और आप भी अपनी बेबाक बयानों के लिए, अपनी बेबाक एक्टिविटीज़ के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। तो इससे पहले कि हम चर्चाओं का आगाज़ करें, जाहिर सी बात है हमने अपने इस खास कार्यक्रम का एक बहुत अहम पहलू, एक बहुत अहम पड़ाव रोक कर रखा था कि आज के जब हमारे ये सारे खास मेहमान यहाँ तशरीफ ले आएंगे तो उसके बाद जो हमारे देश की, हमारी संस्कृति का एक खास हिस्सा, एक रिवायत है कि हम दीप प्रज्वलन करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, तो हमने उसको रोक के रखा क्योंकि हमें इस जश्न को मनाना था कि महिलाओं को ताकत देने का सिलसिला शुरू हुआ है देश में। तो बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। मेरे पास फिलहाल ये अल्फाज है कहने के लिए कि हम जब चलते हैं तो तूफान चला करते हैं, हम जब चलते हैं तो तूफान चला करते हैं, हम जब बिफरते हैं तो तूफान बिफरा करते हैं। हमारी अना पे सवाल नहीं उठाना कोई, हमारी अना पे सवाल नहीं उठाना कोई, हम जब बदलते हैं तो इतिहास बदला करते हैं। तो आज का दिन, आज की शाम आप सभी के नाम। गार्गी साहिबा, शुरुआत महिला रिजर्वेशन बिल से ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे इंतजार के बाद, एक लंबी कोशिश के बाद ये बिल कम से कम लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और अब इसको कानून बनने में कोई देर नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठाए गए कि इतनी देरी क्यों की गई आखिर इस बिल को लाने में, और अब तो 10 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का भी पूरा होने को ही है, आखिरी साल में आप लोग चल रहे हैं। ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? दूसरा ये कि क्या जरूरत थी इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का और तब जाकर इसे लाया जाए? इसे तो आप कभी भी कर सकते थे। ये कुछ सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में। देखिए, पहले तो एक मातृशक्ति को मौका मिला, पहला तो इस पे प्रश्न ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सा इंतजार देश की महिलाओं को था और देश की महिलाओं के साथ साथ जो प्रबुद्ध जन है, जो पुरुष वर्ग है, वो भी इसका इंतजार कर रहे थे। हमारी सरकार ने अटल जी के समय भी इस बिल को पेश करने की कोशिश की थी, इसे लेकर आए थे, पर पास नहीं हो पाया था। और अब ये हमारे एजेंडे में भी था और मोदी जी ने जो कहा है उसे किया है। अगर इसको एक तरफ कई विषय चल रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन, इस बीच इसी कश्मकश में कई बार क्या होता है कि विपक्ष कुछ और सोच रहा होता है और हम कुछ और सोच रहे होते हैं, और कुछ में से कुछ अच्छा निकल कर आ जाए, उसका रास्ता ये निकाला गया था। और आपने देखा होगा कि जब इस पे डिबेट चल रही थी, जब इसके अंदर चर्चा संसद में इस पे चर्चा चल रही थी, तो कितनी तरीके के इल्ज़ाम, कितनी तरीके के इस विल के ऊपर प्रश्न वो लोग लगा रहे थे। पर बिल जब पास होने का समय आया, वोटिंग का समय आया, तो अंतरात्माएं उनकी काम कर गई। तभी राज्यसभा में 100% वोटिंग हुई और लोकसभा के अंदर 2 जो कहेंगे कि कुंठित लोग होंगे जिन्होंने महिला बिल के ऊपर अपना वोट नहीं किया। ज़रूरत है, ज़रूरत थी, ये सब समझ रहे थे, पर सबको अपना सिंहासन हिलता दिख रहा था। तो अब इस पे मेरे ख्याल ज़्यादा चर्चा इस बात पे नहीं करनी चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा था, ये हो गया। और मोदी जी को साधुवाद
जिन्होंने बहनों को अपना हक दिलवा दिया। मैं तो ये कहती हूँ कि इसी की खुशी मनानी चाहिए। कांग्रेस भी कहती है ये हमारी परिकल्पना थी। कल्पना तो पता नहीं किस किस की थी। तब तो राज्यसभा, लोकसभा, देश भर में राज उनका था, तो क्यों नहीं? क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी। अब तो कोई कुछ भी कहता है, जिसने किया है, चाहे आपने कहा ना कि अचानक क्यों बुलाना पड़ा, स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया, ये कभी भी हो सकता था, तो ये तब भी हो सकता था, पर नीयत साफ नहीं थी। अब की नीयत साफ थी और बहनों को हक देना था, बेटियों को उनका हक देना था, इसीलिए ये बिल पास अभी होना था। तब उनकी नीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, इस पर आगे और भी सवाल हैं। ये चलिए, शुरुआत तो अच्छी हो गई। पूनम जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस बिल को लेकर इस तरह से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस रिजर्वेशन बिल में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन क्यों नहीं है? इस तरह तो ये बिल एलीट क्लास की महिलाओं के लिए ही बना रह जाएगा, जैसे कि अब तक चुनी हुई महिलाएं आ रही हैं। बहुत कम रिजर्व सीटें हैं अलग अलग पंचायत सिस्टम में, जिन पर महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये बिल एलीट क्लासेस के लिए ही बना रह जाएगा? ये सवाल कहाँ तक जायज़ है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं समझती हूँ ये परंपरा शायद हमेशा के लिए चलती रहे कि महिलाओं को मौका मिलता रहे दीप प्रज्वलन का। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है और मैं ये मानती हूँ कि SC, ST और OBC इनके ऊपर ये जो टाइम पीरियड मांगा जा रहा है, जो सरकार कह रही है कि अभी टाइम लगेगा, ये प्रोसेस उसी के लिए है। काउंटिंग है, परिसीमन है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एलीट क्लास को ही मिलेगा। जब सरकारें इस तरह का बिल लाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परंपराएं सोच के आगे बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार जो पार्टी है वो ज़रूर इस विषय में सोचेगी और हर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। योगिता जी, लेकिन ये भी सवाल है कि क्योंकि इसमें एक कंडीशन ये भी है कि डिलिमिटेशन की जाएगी पहले और सेंसस किया जाएगा और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और वो होगा 2026 में, जो कि 2002 के अमेंडमेंट में ही साफ हो चुका है। जब मालूम है कि इतना लंबा वक्त लगना है इन तमाम चीज़ों को होने में और उसी के बाद इस बिल को अमल में लाया जा सकता है, इसमें कई साल लग जाएंगे, तो फिर अब अपने कार्यकाल के आखिरी साल में आकर क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी में ये बिल लेकर आने की? क्या सीधे तौर पर यही एक मकसद है कि 2024 के चुनाव में इस बिल को एक झंडे की तरह लहराना है बीजेपी को? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ और खबरें अभी तक को धन्यवाद करती हूँ कि हम महिलाएं, क्योंकि अब देखो उसी का एक एग्जाम्पल है कि सब हमको ही समर्पित आपने ये प्रोग्राम करके हम महिलाओं को बिठाया है। हमारे सीनियर यहाँ दीदी भी बैठे हैं, पूनम जी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, ये एक बहुत प्लेजर की बात है। अब जिस तरह से आपने बताया उसमें कि सबसे पहले आपको भी पता है कि हम जो ये हमारे पास ये महिला वंदन अधिनियम आया है वो अपने आप में एक अल्टीमेट है। जैसे दीदी ने बताया कि सभी को पता है कि इसकी बात ही जो कि महिलाएं जिस लेवल पे आ गई वो मोदी जी ही कर सकते थे, क्योंकि हर चीज़ का प्रोसीजर होता है। आप भी इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ बैठे सभी, हर कोई भी अगर कोई अधिनियम बनाया जाता है या कोई नियम बनाया जाता है उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद उसके कई अधिनियम बनते हैं, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हर चीज़ में समय तो लगता है। कुछ भी कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई भी अधिनियम या कुछ भी लागू किया जाता है, लेकिन अगर वो एप्लीकेबल हो गया है तो ये अंडरस्टूड है कि वो आना ही है। उसमें जो भी टाइम लगेगा वो सरकार अपने उनके एंड की चीज़ें वो देखेगी। लेकिन हमारे लिए ये बहुत उत्सव और महोत्सव की बात है, बहुत धन्यवाद की बात है कि हम महिलाएं यहाँ बैठी हैं, महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि महिलाएं आज की डेट में हम कहते हैं कि कम नहीं, किसी से कम नहीं है, महिलाएं सबसे आगे है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, या कोई राजनीति ही क्यों ना हो। जैसे उन्होंने मंत्रालय में आरक्षण नहीं था तब भी महिलाओं को इतना एक दर्जा दिया, उनको 11 महिलाएं हमारी मंत्रालय में एक सीट, तो ये उनके मन में ये तो था ही, उन्होंने आगे महिलाओं को लेके आना ही था, इसलिए पहले ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मंत्रालय में जगह दी, बैठाया, उसके बाद इसको लागू किया। जब लागू किया है तो वो जो भी टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, और हम सब उसका इंतजार करेंगे, अपने टाइम लगेगा, महिलाएं तो आगे है ही और रहेंगी।
चलिए, आपकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन आपके जो सियासी मुखालिफ हैं उन्होंने अलग अलग नाम इस बिल को दिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बेवकूफ़ बनाओ बिल है। खुद आपकी पार्टी से उमा भारती ने भी सवाल उठाए थे कि फिर जो रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए थी, वरना तो फिर एलिट क्लासेस की महिलाएं ही इसमें आगे आएंगी, जैसे कि हमेशा से होता है। बहरहाल, हम इस चर्चा का थोड़ा रुख मोड़ते हैं। गार्गी जी, आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और गाहे बगाहे आपने कई मुद्दों को मंजर आम पर लेकर आई हैं, आप पटल पर लेकर आई हैं। गुड़गांव के लिए आपका विजन 2024 क्या है? बतौर जिलाध्यक्ष क्या सोचा है आपने गुड़गांव के लिए, और आपको क्यों लगता है कि लोगों के दिल में जगह बनाई है आपने? देखिए, विजन 2024 एक बेहतरीन सपना देखा है हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने, क्योंकि गुरुग्राम के लिए ये विश्व के मानचित्र पे है गुरुग्राम, तो इसके लिए स्पेशल सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक पहचान है हमारे देश की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, नेशनल कंपनीज हैं यहाँ पर। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जितना हमारा पुराना ढांचा है उसको बदलने के लिए एक बड़े तरीके से इस पे काम हो रहा है। वो चाहे हमारी सीवर लाइंस हैं, चाहे हमारी पानी की लाइनें हैं, चाहे हमारा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बदलने का काम हो रहा है। इसके लिए एजेंसी, 3 एजेंसी जो हमारी काम कर रही हैं, वो इस समय एक वो परिदृश्य देख रही है जो सही मायने में इसको मेट्रो सिटी का रूप देगी। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अब मेट्रो सिटी पे भी अंदर काम चल रहा है। एक विश्व के मानचित्र पर दिखने वाला मेरा शहर आपको आने वाले कुछ समय में इस तरीके का दिखेगा कि जिसे आप, अभी भी लोग इसे सिंगापुर कहते हैं, अभी भी इसे लोग देश के जब इंडिया में आते हैं तो कहते हैं भाई गुरुग्राम जरूर जाना चाहिए, वो एक बिग सिटी है, साइबर सिटी है। उसके अनुरूप ये शहर आपको विस्तृत होता दिखेगा, क्योंकि अभी कुछ जो कमियां हैं वो कमियां, क्योंकि पुरानी सरकारों ने जब नए गुरुग्राम का ढांचा तैयार किया या उसको विकसित करने का मन बनाया, तो पुराने स्ट्रक्चर को ही लेकर वो चले। उन्होंने अगले, जैसे जो विज़न मोदी जी का रहता है देश के लिए, वही वो अपनी सिटी के लिए रहता है, उन्होंने उस पर नहीं सोचा था। बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है और एक मेट्रो सिटी के रूप में ये निखरेगा जिसमें कोई कमी नहीं होगी और एक लगेगा कि हम सच में एक डेवलप शहर के अंदर रह रहे हैं। तो विज़न 2024 यही रहता है, जहाँ सारी सुविधाएं हो, जहाँ सब कुछ पूर्णतः हो और लोगों को सुविधाएं मिले, वो सारा विज़न इस बार हमारा वो पूरा होगा और सच में लगेगा कि सिटी सिटी है। ठीक है पूनम जी, वैसे सरकार आप ही की है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या छूटा है इस सरकार से जो 2024 में होना चाहिए? देखिए, कोशिश सब सरकारें करती हैं अपने लेवल पे। परसेंटेज कुछ कम होता है, कोई 40% करती है तो कोई 70% करती है। हमारी सरकार 70% करने की कोशिश कर रही है। मैं समझती हूँ अभी बहुत चीज़ें हैं लूप होल्स में। अगर हम एज अ लेमैन बात करें तो मैं देखती हूँ अभी कहीं कहीं थोड़ी सी सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, जो नोटिस में है, जो ठीक भी हो रही है समय के हिसाब से। लेकिन अगर हम पूरे गुड़गांव को देखें, मैं याद करूंगी मैं 80 में यहाँ थी, तब गुड़गांव कुछ और था और आज का गुड़गांव कुछ और है। अगर 80 में रहने वाला मेरा कोई रिश्तेदार आज गुड़गांव में मुझसे मिलने आ जाए तो वो मेरे घर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया। तो ये डेवलपमेंट है जो समय के हिसाब से हो रही है और हमारी पार्टी बेहद इस कदम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उन्होंने वो हर, कहते हैं ना, हर सबके बीच में जा जाके सवाल हो रहा है। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? नहीं, देखिए, बेसिक तो चाहिए ही चाहिए। आप मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स खड़ी करें, उससे पहले आप पानी का प्रोविजन करें, उससे पहले सब घरों में लाइटें हों, उस घर में सीवर की कभी प्रॉब्लम ना हो, कोई जाके ये ना कहे कि मेरे तो घर में पानी भर गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर करें और उसके बाद आगे बढ़ें, और जो कि हम कर रहे हैं। हमारी जिलाध्यक्ष बहुत कोशिश कर रही हैं, हमारे विधायक कर रहे हैं और सारे पार्टी वर्कर्स जो यहाँ बैठे हैं सब मेहनती हैं और सब कोशिश कर रहे हैं अपने इलाके में जाके एक एक घर में हर चीज़ की समस्या का संज्ञान ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रॉपर गुड़गांव, एक प्रॉपर शहर विकसित करना चाहते हैं तो बेसिक से हमें शुरू करना पड़ेगा, जो बेसिक हमारी काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं और कहीं ना कहीं हो भी रही हैं। योगिता जी, अगला सवाल मैं पूनम जी की बात को ही आगे बढ़ाती हूँ कि
जब हम इस शानदार गुड़गांव की बात करते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत है, मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना हब बनाया हुआ है यहाँ पर और बहुत सारे स्टेट्स के लोग आकर यहाँ पर रहते हैं, उसी वक्त हम ये भी कह रहे होते हैं कि वाकई बुनियादी सहूलात की कमी है। ड्रेनेज सिस्टम गुड़गांव का किसी से छिपा नहीं है और किसी ने लिख भी दिया था, मैं आपको भी बताती हूँ कि तुम मुझसे टूट कर इश्क कर कर तो देखो, मैं तुम्हें गुड़गांव की बारिश की तरह डुबा ना दूं तो कहना। तो ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो एक ही वक्त में ये दो चीजें परेशान नहीं करती? मैं आपकी बात को मैं काट भी सकती हूँ। रीज़न ये है कि ये जो पीछे से जो चला आ रहा है काम, जब हमारी सरकार नहीं थी तो ये पानी और सीवरेज का जो कनेक्शन है तब का डला हुआ है। हमारी सरकार तो अब उसको करेक्शन कर रही है। ये जो हमारी सरकार है उसी को करेक्शन कर रही है और उसको डेवलप कंफर्टेबल कर रही है। जो ये इतना पानी भर जाता है ये पीछे से या आज का नहीं है, उसको बल्कि हम ठीक कर रहे हैं। जो जितने नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी पहले ही उसको फ्यूचर के हिसाब से देख के उसमें अब हमारे ये सारी प्लानिंग्स उस हिसाब से होके ताकि आगे हमारी गुड़गांव में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, चाहे हम ऐसे कमी निकालने लग जाए 100 चीज़ें, लेकिन गुड़गांव पूरे वर्ल्ड में उसका वर्ल्ड में गुड़गांव का नाम है, इसको कोई इसमें दोहराए नहीं है। तो ये आज हमारी जो सरकार है उसी का है, उसी का नतीजा है कि हमारी जो ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है ये हमारी सरकार की वजह से है। जो यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स हैं, प्रॉपर्टी इतने हाई रेट पे है, इतनी सुंदर, जिसको आज मिनी सिंगापुर हम कहते हैं, वर्ल्ड फेम है गुड़गांव, उसमें ये हमारी जो सरकार है उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन है। और जो मुझे लगता है एक तरह से आप कमी कह रहे थे, उसमें हमें एक जागरूकता की ज़रूरत है। अगर हम खुद जागरूक हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई कमी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें तो ये आपको फिर दिख जाएंगे, आज आप बोलोगे अगले टाइम चीज़ में आपको फिर कुछ छोटी चीज़ दिख जाएगी। ये एक रूटीन की चीज़ें होती है, इसको हमें मेज़र उठाने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम खुद जागरूक हो जाएंगे, अपने घर से ही सफाई क्लीनिंग और ये सब पानी का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये आगे जाके हमें सरकार को जिम्मेदार ठहराने की ज़रूरत होगी। उसीलिए हमारी, मैं आपको बताऊंगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए सबसे बड़ा हम यही करते हैं कि हम अंत्योदय, हमारी बीजेपी का जो हमारा मेन कार्य है अंत्योदय, तो हम आखिरी लास्ट वाली जो हमारी पंक्ति में बैठे तक के जाते हैं, वहाँ उन्हें जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से हमने अपने आप को उठाना है, अपने घर को, समाज को और अपनी सोसाइटी को और अपने देश को उठाना है। तो यही हमारा काम है। जी, आप हाँ जी। कुछ इसी टॉपिक पे इसी कुछ पे कहना चाहती हैं? शबनम जी, ऐसा है, पहले ये शहर बहुत छोटा था, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसी हिसाब से थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। आप ओल्ड गुड़गांव में भी देखिए, जो ग्राउंड फ्लोर के घर थे वो भी 4-4 फ्लोर हो गए। इसके लिए 3 एजेंसी काम कर रही है और वो 3 एजेंसी मैंने अभी आपको बताया, जैसे सीवर, पानी की व्यवस्था। जब शहर बड़ा हुआ है तो नेचुरली समस्याएं भी होंगी और उसके लिए पार्टी एक बड़े सरकार इस पे बहुत अच्छे से इस पे काम करने के लिए पूरा उन्होंने इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और उस स्ट्रक्चर को जल्दी से शुरुआत होने की उस दिशा की तरफ है। यहाँ पे कई नामी बिल्डर्स भी बैठे हुए हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इस चीज़ का हिस्सा भी हैं कि सरकार सच में इसमें काम कर रही है। अब जिस गली में 50 लोग रहते थे, अब उसमें 200 से ऊपर लोग रहने लगे, तो स्ट्रक्चर तो चरमराएगा ही। तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पहले वाली सरकारें हैं उन्होंने प्लानिंग के साथ न्यू गुड़गांव को नहीं बसाया, इसलिए दिक्कत है और वो दिक्कत जल्द खत्म होगी। सरकार उसकी पूरी तैयारी में है, बस अब वो शुरुआत होने की देर है, फिर आपको ये बदलता गुरुग्राम दिखेगा। कितना लंबा इंतजार है इसके लिए? एक बात कहना चाहूँगी, एग्जाम्पल तो मैं अक्सर देती हूँ, जो सामने लोग बैठे हैं उन्हें तो पता ही है कि आज जब मैं इस मंच से जाऊँगी तो वो कहेंगे बहन जी आपने वहाँ भी सुना दिया। जब हम कोई नया घर बनाते हैं तो वो आज के हिसाब से बनता है और जब हम अब पुराने मकान को रेनोवेट करते हैं तो उसमें समय भी लगता है और मिट्टी धूल भी हमें फांकनी पड़ती है। तो ये पुराने घर का कंस्ट्रक्शन जो कह रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा समय तो लगता है। ये दीवार निकालनी है तो इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, वो शिफ्टिंग का दिक्कत है। कई लोगों ने थोड़ा सा कब्जे वब्जे भी हुए हैं। उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए अब सरकार बिल्कुल तैयार है। जितना समय लग गया वो लग गया, पर अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। अब ये शहर बदलता आपको जल्दी ही दिखेगा। ये तो हुई ड्रेनेज सिस्टम की खास तौर से हमने बात की।
कौन सी और ऐसी चीजें हैं जिनसे अभी तक गुड़गांव वाले जूझ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। अभी जैसे पूनम जी ने कहा कि मेरा रिश्तेदार कोई मुझे आए तो मेरा घर उसको नहीं मिलेगा। अब ये बदलता शहर है। बाकी ये है कि बारिश हो गई तो थोड़ी सी बरसात की समस्या, वो मैंने खुद भी माना है कि ये समस्या है, पर ये दूर हो जाएगी जल्दी। और ऐसा नहीं लगता कि मेरे शहर में किसी चीज़ की अब कमी है। बस सिर्फ ये है कि उसको ठीक करना है, और ठीक करने के लिए थोड़ा सा जो समय लगा है उसके लिए मैंने पहले भी स्वीकार किया और अब भी कर रही हूँ, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रहेगी। ठीक, तो पूनम जी, आपको लगता है कि पीने का पानी का सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है गुरुग्राम में, सफाई व्यवस्था बिल्कुल माकूल है, गुड़गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ साफ चकाचक है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इम्प्रूवमेंट हमेशा होती है और होती रहेगी, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से जैसे मैम ने कहा कि समस्या बढ़ती भी है और उनको सॉल्व भी किया जाता है। हमें यहाँ पे थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोग रहते हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक तरफ हम कहते हैं कूड़ा साफ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, उधर दूसरे पल हम कूड़े को फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझेगी, तो खूबसूरत शहर बनेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें सहयोग सबका होना चाहिए। एक ही अगर हम कहते जी खट्टर साहब ही पूरे गुड़गांव को देखें या गार्गी जी मैनेज करें तो पॉसिबल नहीं है। ये एक टीम वर्क है, और पूरे गुड़गांव को अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो उसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, मेरा अपना ये मानना है। पर लोगों की शिकायत है कि टीम वर्क जब किसी और की सरकार होती है तब आप लोग नहीं कहते हैं, तब कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है पूरी तरह से। नहीं, ऐसा नहीं है, हर ऐसा चीज नहीं है। संभालने की, हर चीज ठीक करने की, दुरुस्त करने की। देखिए, वो मैंने आपसे क्या कहा, रेशो बोली ना, किसी की मानसिकता 40% काम करने की, किसी की 70, किसी की 100। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी माइंडसेट क्या है, आप कितना पब्लिक के साथ काम करना चाहते हैं या पब्लिक को सहूलियत देना चाहते हैं। अगर आपकी अच्छी मानसिकता है तो आप अच्छा काम करेंगे। अगर आपकी मानसिकता में सिर्फ खाना ही है, पेट भरना है, घर भरना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वो सिर्फ घर की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, योगिता जी, महिला कितनी सुरक्षित है गुड़गांव? आपको पता है जो इतने हमारा गुड़गांव नंबर 1 पे, यहाँ पे तो इतनी मॉडर्न लेडीज़ हैं, और यहाँ ज़्यादातर एमएनसीज यहाँ पे हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, लड़कियाँ भी वहाँ पे होती हैं, और वो बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। और हमारी सरकार ने ऐप भी बनाए हुए हैं जैसे, और दुर्गा ऐप है, आप एक कॉल करो तो आपको वहीं उसी टाइम आपको पुलिस की जो महिलाएं सेवाएं उनको मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कहीं पे लड़कियां तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट गुड़गांव में फ्रीली आती हैं। मेरे अपना जो घर है उसमें 4 महिलाएं, लड़कियां अपने घर से यहाँ आके रह रही हैं, और वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि गुड़गांव है, सोसाइटीज़ हैं, तो उसमें वो बहुत कंफर्टेबल है, सिक्योरिटी है, सरकार ने हर तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है, सिस्टम पूरा बना हुआ है। गुड़गांव से ज़्यादा कहीं महिलाएं सुरक्षित हो नहीं सकती। तो आपको लगता है गुड़गांव में बहुत ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं? Of गार्गी course। जी, इसी बात को मैं जागरूक आगे बढ़ाती हुई, हूँ। लेकिन दुर्गा पढ़ाई ऐप का लिखाई जिक्र अगर- किया, हाँ जी। दुर्गा ऐप का जिक्र किया योगिता जी ने। दुर्गा ऐप हो या दूसरी कोई भी और ऐप हो या पोर्टल्स का मामला हो, जो आप लोगों के सियासी विरोधी हैं वो अक्सर इन ऐप्स पर, इन पोर्टल्स पर निशाना साधते हुए नजर आए कि रिस्पांस नहीं मिलता है, पोर्टल्स में भी बहुत सारी खामियां हैं। आपको लगता है कि इस तरह ऐप लॉन्च करके महिलाओं की सुरक्षा को यकीनी बनाया गया, वाकई ये सुनिश्चित किया गया है कि महिलाएं सुरक्षित है? क्योंकि बहुत सी ये भी शिकायतें थी कि फ़ोन ही रिसीव नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, फ़ोन रिसीव नहीं होता। हो सकता है किसी का नहीं हुआ हो। और जहाँ तक गुरुग्राम की महिला सुरक्षा की बात है, तो साइबर हब तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप रात को किसी समय चले जाएं, जितनी महिलाएं आपको रात के समय वहाँ दिखेंगी, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो शायद सड़कें खाली हो, महिलाएं हो ही नहीं, सिर्फ पुरुष ही पुरुष हो। और मेरे ख्याल आप तो चैनल पे हैं, लेट नाइट ही जाती होंगी, तो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि गुरुग्राम सुरक्षित है। हादसा तो कभी भी कहीं पे दस्तक दे सकता है, अलग विषय। मैं ये नहीं कहती कि हादसा नहीं हो सकता, हादसा किसी के साथ कहीं पे भी हो सकता है, पर शहर की सुरक्षा की बात है तो आज पुलिस भी अलर्ट है। और ऐप वाला मामला है तो ऐप तो कांग्रेस, दूसरे दल और क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उनको कुछ तो कहने के लिए चाहिए। पर मैंने कहा ना, जैसे वोटिंग के समय उनकी अंतरात्मा ने, या अंदर जब वो बैठते हैं तो वो तारीफ करते हैं, हम भी ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं साथ, तो वो तारीफ ही करते हैं कि सच में ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का काम भी ये सरकार करेगी, और हमारी कभी जहन में ही नहीं आया। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि जितने काम इस समय हो रहे हैं, विपक्ष
क्योंकि हमारी तारीफ सामने नहीं कर सकता, पर ऑफ द रिकॉर्ड वो खूब तारीफ करता है। और क्योंकि सब लोग मिलते जुलते हैं, तो मिलते जुलते में उनके मन के भाव निकलते भी हैं। तो इस समय आप पार्टी के लोगों को मत जानिए, आप तो सबसे मिलना आपका भी है। तो ऑफ द रिकॉर्ड आप पूछ के देखिएगा तो वो कहेंगे कि सच में इस सरकार के समय जितने काम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ऐप वाला जो विषय है तो वो उनसे किसी दिन प्रश्न कर लीजिए। ठीक है पूनम जी, आप सबकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा चिंता और परेशानी आप लोगों को गुरुग्राम को लेकर नहीं है। आपको लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें ठीक हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपने बताई उन्हीं पर काम करने की ज़रूरत है। तो फिर कैसे मुकाबला किया जाएगा अपने सियासी विरोधियों का? उनके पास तो 1001 मुद्दे होते हैं आगे लाने के लिए। देखिए, मुद्दों को तोड़ना बीजेपी के लीडर्स को सिखाया जाता है क्योंकि हम रिकॉर्ड्स पे बात करते हैं, हम फालतू बात ऐसे नहीं करते हैं। हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी बात हम रखेंगे। दूसरी बात, सुरक्षा का आपने मामला उठाया। सुरक्षा वास्तव में बहुत अच्छी है क्योंकि जगह जगह पर आजकल आप देखिए दुर्गा वाहिनी की वैन्स भी खड़ी होती हैं। और अगर आप ये कहें कि हादसा, जैसे मैम ने कहा, कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आज रात को 2 बजे भी लड़की जॉब करके घर वापस आती है। बाहर विदेश से क्या, देश से क्या, बहुत सारी महिलाएं यहाँ कर रहती भी हैं, अकेली भी रहती हैं। यहाँ तक कि गांव की लड़कियाँ जो यहाँ पे एजुकेशन लेने आती हैं तो कुछ होगा तभी आती हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बहुत अच्छी है और हमारे सीएम साहब पूरी कोशिश करते हैं कि महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिले, उनके साथ कोई ऐसा ना हो हादसा जिससे कि कुछ गलत हो। तो मेरा ये मानना है कि सुरक्षा को लेकर हम लोग सब निश्चिंत हैं। हम लोग भी आज जाते हैं, आपके चैनल पे भी रात को आए हैं, आपने 8-8, 9-9 बजे भी डिबेट के लिए बुलाया। आज से 2012-13 की मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा से सारी महिलाएं खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी लीडर्स बहुत मजबूत हैं बीजेपी के पास, और महिलाएं खासतौर पर। तो जब इलेक्शन होगा तो हम लड़के दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। योगिता जी, जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग आमतौर पर आपसे क्या कहते हैं? गुरुग्राम और आसपास के जो लोग हैं, जो जनता है, बेसिकली मैं कहूँ तो जिनकी वजह से सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जिक्र करते हैं? आपसे क्या डिस्कस करते हैं? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जी बिल्कुल। देखिए, अब हम राजनीति में महिलाएं हैं, एक मैं ही नहीं हूँ, कितनी महिलाएं हैं, और सभी अपना घर परिवार छोड़ के आती हैं। कुछ मिलता है तो आती है, बेफिजूल तो कोई महिलाएं आएंगी नहीं। अब आपको मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमारा कहीं गांव में विजिट होता है या कोई प्रोग्राम होता है, तो मैं मान सम्मान की बात बता रही हूँ। अगर मैं गांव में जाके बैठी हूँ, खड़ी हूँ मैं, तो इतना सम्मान देते हैं। जो इतने बुजुर्ग भी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, कहते बिटिया बैठ। अगर ऐसा सम्मान किसी महिला को मिल रहा है तो वो क्यों नहीं जाएगी? एक मान सम्मान हर महिला को चाहिए होता है। इस पार्टी में हर महिला को मान सम्मान पूरी तरह से मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है। अगर हम खड़े होते हैं तो हमें दिखता है कि महिला बैठी, बहन जी को बिठाओ। तो ये अगर रेस्पेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप जरूर जाते हो। घर में भी बाहर भी महिलाओं को सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए जो हमें मिलता है। ऐसा गार्गी जी, आपकी सरकार पर एक ये भी इल्ज़ाम होता है कि कर्जे की जो तादाद है वो बहुत बढ़ा दी है इस सरकार ने। कितना ज़्यादा कर्जा हो गया है सूबे के ऊपर। 85,000 करोड़ हुआ करता था, जो तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास कर दिया है। अब उन्हें लगता है कि जहाँ कहीं भी आप लोग विकास की बातें करते हैं तो बस कर्जा लेंगे और विकास करने की कोशिश कर देंगे वहाँ पर, और इस तरह से आपकी दलीलें भी पूरी हो जाएंगी। क्या इतना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है कि अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर? ये आप हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार? मैं हरियाणा सरकार की बात। हरियाणा सरकार की। यहाँ मुफ्त नहीं बट रहा, किसी को कोई मुफ्त की सुविधा नहीं दी जा रही, फिर भी वो विपक्ष ये बात कह रहा है। और कोई कर्जा नहीं बढ़ा। वैसे तो इसका जवाब कोई मंत्री आते, उनसे आप लेते तो ज़्यादा बेहतर था, पर फिर भी मैं पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ। कोई कर्ज नहीं बढ़ा और ये सब इनकी अफवाहें हैं। जब आप आंकड़े देखोगे तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू बढ़ा ही है सरकार के खाते में। और जो लोग मुफ्त बांट रहे हैं साथ वाले स्टेट में, उनको चिंता करनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को कहाँ गर्त पे बिठा दिया। तो आपको लगता है कि ये वाला कल्चर ठीक है? नहीं, हमारे ऊपर कर्ज ही नहीं है। किसने कहा? प्रदेश के ऊपर कर्ज नहीं है। जो जो लोग बड़े पैमाने पर देखते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे जो देखते हैं,
एक आम धारणा, एक कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि ठीक है, फिर अब छोटे लेवल पे भी या शहरों की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि फिर इसी तरह से कर्जा ले लेकर जो ये दलील दी जा रही है कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, हो सकता है वो उस तरह से ठीक कर दिया जाए। नहीं, कोई ऐसा कर्ज नहीं है। जिस तरीके से क्षेत्र का विकास, प्रदेश के विकास करने के लिए जितना चाहिए उतना ही लिया जाता है, क्योंकि यहाँ मुफ्त कुछ नहीं बट रहा है, रेवेन्यू आ ही रहा है, इसलिए ये प्रदेश हमारा कर्जदार नहीं है। किसी विकास के लिए कोई पैसा लिया है उसको वो कर्ज कहते हैं तो वो गलत है। विकास के लिए वो लोग भी लेते थे और विकास के लिए हम भी ले रहे हैं, पर हमने मुफ्त नहीं बांटा। यहाँ की जनता अपना पूरा टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है, अपने हाउस टैक्सेस दे रही है। ये प्रदेश बहुत पहले की स्थिति जो थी आज उससे कहीं ज्यादा उभरा हुआ पर है। कर्जा मैम कम भी होना चाहिए ना, कर्जा लिया जाता है तो लौटाने के लिए लिया जाता है। जिसने कर्जा लिया है वो चुकाने का मादा भी रखता होगा। पूनम जी, आप कुछ कहना चाहती हैं शायद? अभी आप सवाल कर रही हैं गार्गी जी से, अभी जवाहर यादव जी क्लियर करके गए थे, मेरे ख्याल से पहला उनका जो इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40% लिया था तो हमने 26 किया है उसको, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। हमारा कर्जा उतना नहीं है, हमने कम लिया है। हमारी जो हमारा कमाई का साधन है वो ज्यादा है। मैं पूनम जी की बात को करेक्ट करती हूँ कि विकास के लिए अगर कोई सिस्टम है उस सिस्टम के तहत लिया होगा। नहीं, ये मैंने कांग्रेस के ही आंकड़े आपको बताए। कांग्रेस की ये दलील है कि कांग्रेस ने ज्यादा लिया था, 85,000 करोड़ था जिसे 4 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये उसी की दलील मैं बता रही हूँ। तो कुल मिलाकर ये है कि ये चलिए सियासी चर्चाएं हैं, लेकिन गुड़गांव को सिंगापुर जिसे ऑलरेडी कहा ही जाता है, 2024 के विजन में एक तालीम एक शोबा है, एक एजुकेशन एक शोबा है। कहते हैं कि अगर आप वहाँ पीछे हैं तो आप कहीं भी आगे आ नहीं सकते हैं, और उसके लिए भी आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको लगता है कि एजुकेशन के फील्ड में गुड़गांव में काम करने की ज़रूरत है? गुरुग्राम में अभी भी कहीं कुछ कमी है कि चाहे वो लड़कियों की एजुकेशन की बात हो या ओवरऑल एजुकेशन की हम बात कर रहे हो, तो कोई कमी लगती है आपको? क्योंकि ये बेस है हर चीज़ का, हर तरक्की का। देखिए, महिलाएं पहले जहाँ पढ़ती नहीं थी, अब फोर्सफुली उनको पढ़ाया भी जा रहा है और अपनी मर्जी से भी कहीं ना कहीं बेटियां बाहर आ रही हैं पढ़ने के लिए। वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि आज एक सिस्टम बन गया कि बिना पढ़ा लिखा बच्चा कहीं का नहीं होता। मेरे मानना है कि पेरेंट्स भी इस बात को समझ गए कि जिस घर में पढ़ी लिखी बेटी है वो खुद तो पढ़ी रही है, जब वो अगले परिवार में जाएगी तो उसको भी पढ़ाएगी, और आगे परिवार अगर उसका पढ़ेगा तो आगे भी बढ़ेगा। तो पढ़ाना, एक एजुकेशन एक टॉपिक नहीं रह गया, एक बहुत खास, कहते हैं ना हम, कि बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। अगर अनपढ़ व्यक्ति, हमारे घर में मेड्स आती हैं, हम आते ही उससे पूछते हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कहती है जी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक खुशी का, खुश होता है मन कि हाँ भाई मेड्स के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उनका ये मानना है कि आज हम नौकरी कर रहे हैं इसलिए कि आज हम पैसे कमा रहे हैं, इसलिए कि वो पढ़ सके बच्चे। तो थॉट प्रोसेस, माइंडसेट महिलाओं का भी बदला है और जेंट्स का भी बदला है। तो एजुकेशन, सरकारें भी उस पर बहुत टाइम दे रही हैं, बहुत पैसा लगा रही हैं कि हर कोने तक हमारा बच्चा, जो भी बच्चा है वो पढ़ सके, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि लड़का नहीं पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ इक्वल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझती हूँ उसमें हमारा हरियाणा कामयाब हो रहा है। जी, हमारा काम है यहाँ बैठकर सवाल पूछे जाना, आपका काम है जनता के नुमाइंदे होने के नाते, खास तौर से महिला नुमाइंदे होने के नाते उन सवालों के तफसील से जवाब देना और सामने बैठे हुए लोगों को कन्विंस करना। ये बातचीत बहुत दिलचस्प थी। गार्गी जी, पूनम जी, योगिता जी, मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने इस डिस्कशन को यहाँ एंड करेंगे। और मुझे लगता है कि आज भी बहुत कुछ बदला है खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए, और मैं देश की तमाम महिलाओं को हुए आज के इस खास कार्यक्रम को समर्पित करना चाहती हूँ कि कद्र तेरी अब तक तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र तेरी अब तक तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिसानी ही नहीं, तू एक हकीकत भी है बस एक कहानी ही नहीं, तू एक हकीकत भी है बस एक कहानी ही नहीं, तेरा वजूद भी कोई चीज़ है बस जवानी ही नहीं, अपनी तारीख के इस उन्वान को बदलना है तुझे, अपनी तारीख के इस उन्वान को बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रयान पे महिलाओं का